नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल अकाउंट्स कैप्सूल में। यह है हमारी वीडियो नंबर 8 और वीडियो नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं और वहां हमने जाना था उन क्वालिटीज के बारे में जो थी कंपेरेबिलिटी, जो थी रिलायबिलिटी, जो थी अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर कंपेरेबिलिटी की कि किस तरीके से एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या मैं कहूं कि फाइनेंशियल जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो कंपेरेबल कब होंगे, उनकी तुलना आपस में कब करी जा सकती होगी। मैं एक एग्जांपल आपके लिए लेता हूं। मान लो दो बिजनेस हैं, वो आपस में तुलना करना चाहते हैं। पहले वाले बिजनेस ने ये कहा कि मेरा जो इस साल का प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपए है, और दूसरे वाला कहता है मेरा इस साल का जो प्रॉफिट है वो 20,000 आइटम है। रुपए में नहीं बता रहा, वो कह रहा है 20,000 आइटम जो है वो मैंने अब की बार बचा लिए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप तुलना करिए, कंपेयर करिए, तो ये पॉसिबल नहीं है किसी भी तरीके से कि आप उनकी तुलना कर सकें, आप कंपेयर उन चीजों को कर सकें। सो इसके लिए अब जरूरी हो जाता है कि एक जैसे कुछ नियम बनाए जाए जिनको दोनों ही बिजनेस स्थायी रूप से फॉलो करें। मेरी बात आप समझिए, एक जैसे कुछ ऐसे नियम, कायदे, कानून बनाए जाएं, कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए जाएं जिनको सभी बिजनेस जो हैं वो फॉलो करें, ताकि एक दूसरे को हम कंपेयर कर सकें। सो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं कुछ सिद्धांतों के बारे में, उन्हीं कुछ प्रिंसिपल के बारे में जिन्हें कहा जाता है गैप, जिन्हें GAAP के नाम से जाना जाता है। GAAP, जनरली accepted accounting principles, accepted accounting principles। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कुछ और नहीं बल्कि ये लिमिट है, ये कुछ और नहीं है, ये वो नियम है, या मैं ये कह सकता हूं कि ये लिमिट है, या ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, बाय विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। ये वो कुछ लिमिट या पैरामीटर हैं, ये कुछ नियम हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या फाइनल अकाउंट्स को किस तरीके से, या हमने अपने अकाउंट्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर मैं बात करूं तो इनके नामों की, तो गैप को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इन्हीं को जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ही कॉन्सेप्ट्स कहा जाता है, कॉन्सेप्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं को अजम्पशंस भी कहा जाता है, मान्यताएं जिन्हें हम कहते हैं, इनको अजम्पशंस भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको कन्वेंशंस भी कहा जाता है, कन्वेंशंस के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके अलावा अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से भी जाना जाता है, पोस्टुलेट्स के नाम से भी इनको जाना जाता है, लेकिन आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन, वो है कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन। जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो फाउंडेशन है अकाउंटिंग के लिए, फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग के लिए एक आधार है। क्योंकि कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस जो होते हैं वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से रिलेटेड होते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं रिलेटेड टू recording of transactions, ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग से रिलेटेड होते हैं। जबकि जो कन्वेंशन होते हैं, जो कन्वेंशंस हमारी, ये भी हमारे नियम है, इन्हीं को हमने गैप कहा है, ये भी हमारे कुछ सिद्धांत हैं, लेकिन ये मेनली ये हमारे जुड़े होते हैं प्रेजेंटेशन से, ये हमारे जुड़े होते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या मैं फाइनल अकाउंट बोलूं उसमें किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें चीजों को किस तरीके से लिखना है। ये कन्वेंशंस जो है वो आपकी प्रैक्टिस से आपकी क्या हुई है, वो निकल करके आई है। धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं और पीरियड जो टाइम पीरियड जो हो रहा है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमारी इसमें चेंजेस आते रहते हैं। सो गाइज, अब हम बात करने वाले हैं हमारी कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और आज मेनली हम 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में या 3 अजम्पशंस के बारे में हम जिक्र करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं हमारे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, चालू व्यवसाय की अवधारणा। देखिए, जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होता है या मैं कहूं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है या कोई सामान लाया जाता है, तो वो इस बात को ध्यान में रख करके लाया जाता है कि ये लंबे टाइम तक चलेगा या हम इसको इसी साल यूज कर लेंगे। और अगर हम इस साल यूज कर लेते हैं सही है, लेकिन अगर हम कोई ऐसा सामान लेकर के आए हैं जो हम ये सोच करके लाए हैं कि लंबे टाइम तक चलेगा, तो ऐसा क्यों है, उसके पीछे जो रीजन है वो हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। क्योंकि यही कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारा बिजनेस लंबे टाइम तक चलने वाला है। यही मान्यता है सबकी कि जो भी बिजनेस कर रहा है उसका बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा। और हमने जो रिकॉर्डिंग करनी है वो इस कॉन्सेप्ट के को ध्यान में रख करके ही करनी है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस विल कंटिन्यू to exist for a long period in future। आपका बिजनेस लंबे टाइम तक जीने वाला है, लंबे टाइम तक चलने वाला है। इसी बात को ध्यान में रखकर आप सभी ट्रांजैक्शन करते हैं, आप सभी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग भी इसी बात को ध्यान में रख करके करेंगे। अब क्वेश्चन जो आएगा वो या तो ये पूछा जाएगा कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, या आप लोगों को कुछ आइटम दी जाएंगी, कुछ ट्रांजैक्शन कही जाएंगी, या कुछ ऐसे कुछ बातें या ऐसे कुछ फैक्ट्स बोले जाएंगे जो पूछे जाएंगे कि बताओ वो कौन से कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। और सबसे पहला ही जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो सबसे पहला ही जो एग्जांपल था ये था लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी आपने कॉन्ट्रैक्ट करे हैं वो किस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके करे जाते हैं, वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके करे जाते हैं। लंबे टाइम के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, आप किसी से लोन ले रहे हैं 5 साल के लिए, तो वो किस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके करा है, आपने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर करा है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, लंबे टाइम के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो हमारे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके करे जाते हैं। अब मैं अगर दूसरा एग्जांपल लूं तो आप समझिए, मैंने आपको एक टर्म बताई थी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है आपकी मशीन कितनी जो है वो खत्म हो गई, आपने उसका कितना यूज कर लिया, उसे हमने नाम दिया डेप्रिसिएशन। अब जब भी आप मशीन लेकर के आते हैं, मान लिया 5 लाख रुपए की आप मशीन लेकर के आए और उस साल आपको जो रेवेन्यू हुई है, आपको टोटल 8 लाख रुपए की रेवेन्यू हुई है। अब 5 लाख रुपए की आप मशीन लेकर के आए तो आप ये समझेंगे कि उस साल का जो मेरा प्रॉफिट है वो केवल 3 लाख रुपए प्रॉफिट है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो मशीनरी है, इस मशीनरी को हमने कुछ टाइम पीरियड में बांट दिया और इससे आने वाला बेनिफिट जो है वो हम 5 साल तक लेंगे। मान लिया हमने कि इसका जो बेनिफिट है वो हम 5 साल तक लेंगे, तो इसके जो खर्च है, इसके खर्च को भी हम 5 भागों में बांट देंगे। और मैंने मान लिया कि 1 साल में ये मशीनरी जो है, ये जो 5 लाख की मशीनरी थी, ये 1 लाख रुपए की खत्म हो जाएगी। तो जो आपका 8 लाख रुपए का जो रेवेन्यू था, मतलब आपने जो सेल करी थी, उस 8 लाख में से मैं 5 लाख रुपए नहीं घटाऊंगा, बल्कि मैं केवल 1 लाख रुपए घटाऊंगा और इस तरीके से मेरा जो प्रॉफिट होगा वो 7 लाख रुपए आ जाएगा। मतलब जो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है वो किस वजह से लगा है? डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से आया है।
क्योंकि यही बिजनेस में कहता है कि आपका बिजनेस जो है वो लंबे समय तक चलेगा। इसलिए आप जो आपकी एसेट्स हैं वो लंबे टाइम तक यूज करोगे, और लंबे टाइम तक यूज करोगे तो आप इस साल के जो आपके खर्चे हैं उनमें केवल उतना ही दिखाओ जितनी आपने वो इस साल यूज करी होगी। अगर एक साल ही बिजनेस चल रहा होता तो सारी की सारी हम वो जो हमारा एक्सपेंस था, वो जो हमारा बिजनेस, वो जो एसेट्स हम लेकर के आए थे, उसके सारे के सारे रुपयों को हम प्रॉफिट में से घटा देते। लेकिन इसका बेनिफिट हम आगे तक उठा रहे हैं। इसलिए ये आगे तक वाला जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये जो डेप्रिसिएशन आगे हर साल जो डेप्रिसिएशन लगने वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कहां से आया? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से आया है। मैं यहां लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया? सर, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से ही हमने डेप्रिसिएशन की टर्म जो है वो बिजनेस में रखी है। इसके बाद में एक और टर्म रख रहा हूं जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपने लंबे टाइम के लिए कोई एक्सपेंस कर दिया। आप ध्यान दें, देखिए, जब आपने कोई एक्सपेंस करा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपने खर्च तो आज कर दिया, मतलब एक्सपेंस आपने पैसे तो आज दे दिए, लेकिन उनका बेनिफिट जो है वो आप आने वाले टाइम में उठाओगे। अभी उनका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आने वाले 1-1.5 महीने तक आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद, या मान लो मैं 1 साल के बाद आपको उनका कोई बेनिफिट मिलेगा। ऐसे एक्सपेंसेस जो हैं वो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और प्रीपेड मतलब अगले वाला जो टाइम है, आगे अगले साल के लिए जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रीपेड वाला कॉन्सेप्ट भी किस वजह से आया? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से आया। क्यों? क्योंकि यही कहता है कि बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा, इसलिए आप अगले साल के लिए भी पेमेंट कर सकते हो, मतलब आप प्रीपेड एक्सपेंसेस कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमने एक बात करी, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, डेप्रिसिएशन हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। इसके बाद होता है जो हमने क्लासिफिकेशन करा है, जो असेट्स और लायबिलिटी को बांटा है, जो मैंने सबसे पहले जो है आपको एग्जांपल दिया था कि आप अपनी एसेट्स को 2 पार्ट्स में बांटते हैं। एक ऐसी एसेट जो थोड़े टाइम के लिए आपने ली है, वो है करंट एसेट्स, और एक ऐसी एसेट्स जो लंबे टाइम के लिए आपने ली है, प्रोडक्शन के लिए आपने ली है, तो वो होंगी आपकी फिक्स एसेट्स। तो ये जो आपने जो क्लासिफिकेशन करा है, ये भी इस मान्यता को ध्यान में रख करके करा है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके करा है कि हमारा बिजनेस लंबे टाइम तक चलने वाला है, इसलिए लंबे टाइम तक के लिए आप जो है एसेट्स खरीद लो। तो हम यहां कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एज करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। सो ये गाइज कुछ एग्जाम्पल थे जो कि आपसे बार बार पूछे जाएंगे कि डेप्रिसिएशन किस कॉन्सेप्ट की वजह से लगाया जाता है, तो हम बताएंगे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके लगाया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स क्यों करा गया? क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा गया है। सो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, वो आपने बताना है कि आप वो कौन से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके करे गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं हमारे सेकेंड कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें अपने मेथड्स को कंसिस्टेंट रखना चाहिए, स्थिर रखना चाहिए। हमें उन मेथड्स में बार बार चेंजेस नहीं करने चाहिए। देखिए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने ये देखा, एक डेप्रिसिएशन लगाया कि मशीनरी जो आप लेकर के आए हैं उस पर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन लगाने के अलग अलग मेथड होते हैं। अब हमने कोई 2 मेथड ले लिए। पहली बार हमने कोई मेथड लिया तो आप उससे देखोगे कि उससे जो भी आपका आंसर आएगा, जितना भी डेप्रिसिएशन आएगा, वो जो आप दूसरा वाला मेथड आप ले रहे हो उसके से थोड़ा अलग आएगा, उससे अलग आएगा। हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि जो अकाउंटिंग के मेथड हैं वो कांस्टेंट रहने चाहिए, वो कंसिस्टेंट रहने चाहिए, वो स्थिर रहने चाहिए, उनमें बार बार कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। अकाउंटिंग मेथड शुड
कॉन्सिस्टेंट। देखिए, आपने अगर हर साल कोई चेंजेस किए तो आप चीजों को कंपेयर नहीं कर पाओगे और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो इतने फेयर नहीं आ पाएंगे। हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। हमने डेप्रिसिएशन की अभी अभी बात करी, जिसमें ये बताया कि जो फिक्स एसेट्स है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, और डेप्रिसिएशन लगाने का, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो होगा वो सही पता नहीं किया जाएगा, मतलब हम कुछ अनुमान लगाएंगे और उसको पता करने के लिए हमारे कुछ मेथड्स होते हैं। तो हम अलग अलग मेथड हर साल अगर ले लेते हैं तो हमारे जो डेप्रिसिएशन है वो अलग अलग आएंगे। समझिए, आप इसी साल कोई दो मेथड ले लेते हैं तो आप दोनों ही मेथड से आप अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि डेप्रिसिएशन एक मेथड से कुछ अलग आया है, दूसरे मेथड से कुछ अलग आया है। मतलब हमने एक साल में कितने रुपए की असेट्स खर्च कर दी, ये एक वाले मेथड से कुछ अलग आएगा और दूसरे वाले मेथड से कुछ अलग आएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं 2 सालों का इस तरीके से कंपेयर करने बैठूं तो मेरे जो रिजल्ट्स हैं वो सही तरीके से कंपेयर नहीं हो पाएंगे, सही रिजल्ट मुझे नहीं मिल पाएगा। इसलिए कहा गया है कि आप अपने जो भी मेथड्स को यूज कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट रखिए ताकि कंपेरेबिलिटी आ सके, ताकि आप उनका तुलनात्मक अध्ययन कर सको, ताकि आप अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से देख सको। अब ये जरूरी नहीं है कि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट मतलब ये कहता है कि आप अपने मेथड्स को चेंज नहीं करोगे, तो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल हमेशा के लिए चेंज नहीं कर सकते या आप कभी उनको चेंज नहीं कर सकते। मैं यहां लिख रहा हूं कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, अकाउंटिंग प्रैक्टिस में भी चेंज्ड, अकाउंटिंग प्रैक्टिस में भी चेंज्ड, मतलब जो हम मेथड ले रहे हैं वो चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन कब किए जा सकते हैं? जब हमें लगे कि ये जो चेंज आया ये कुछ ऐसा रिजल्ट देगा ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशंस को और अच्छे तरीके से कंपेयर कर सकें। मेरी बात समझिए, आपको ये लगे कि आप ये अगर मेथड चेंज कर देते हो तो आप आपके जो रिजल्ट्स हैं उनको अच्छे तरीके से कंपेयर कर सको, आप अपने रिजल्ट जो है वो खूब अच्छे तरीके से बना सको, ट्रू रिजल्ट जो है वो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी दे सकें। तो हम यहां कह सकते हैं कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस में भी चेंज when changes result in more meaningful presentation। आपको ये लगे कि आपके मेथड अच्छे तरीके से आपके जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उनको प्रेजेंट कर पाएंगे तो आप अपने मेथड्स को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, उपार्जन का सिद्धांत, या हम ये कह सकते हैं कि उपार्जन की अवधारणा। थर्ड कॉन्सेप्ट एक्रूअल कॉन्सेप्ट, जो कि ये कहता है कि हम जब भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो एक्रूअल बेसिस पे करेंगे, मतलब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल basis of accounting is used to record the transaction, record the transactions। जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक्रूअल बेस का यूज करेंगे। लेकिन एक्रूअल बेसिस है क्या? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि आप रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन सेल हो जाती है। मतलब आपके पास पैसा आया या नहीं आया इस बात का कोई ध्यान नहीं रखना है, बल्कि आपने रेवेन्यू उसी दिन लिख देनी है जिस दिन आपने सेल कर दी। मतलब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपने कोई माल बेचा 2000 रुपए का और 2000 रुपए जो है वो अभी आपको नहीं मिले, वो कह रहा है मैं अगले साल पे कर दूंगा। तो ये जो आपको इनकम हुई ये अगले साल के लिए इनकम मानोगे या इस साल के लिए इनकम मानोगे? मतलब इनकी रिकॉर्डिंग अगले साल करोगे या अब करोगे? इनकी रिकॉर्डिंग, या मैं ये कहूं कि इसको रेवेन्यू जो है वो इस साल की मानना पड़ेगा ना कि अगले साल की,
क्योंकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को हम यूज करते हैं। ये हमारी मान्यता है कि जो भी अकाउंट बनाए जाएंगे, जो भी रिकॉर्डिंग करी जाएगी, वो एक्रूअल बेसिस पे करी जाएगी। और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड व्हेन सेल इज मेड। जिस दिन सेल हो रही है उस दिन हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेंगे। ये मान लेंगे कि ये जो रेवेन्यू है, ये जो आय है, ये इस साल की है। हम इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे कि उसके पैसे हमें मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, कब नहीं मिल रहे हैं। सेम इसी तरीके से हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं, एक्सपेंसेस जो हैं, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे इंकर्ड। जब वो इंकर होते हैं, मतलब जिस दिन आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आप उसी दिन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर दोगे। पेमेंट कभी भी हो, मेरी बात समझने की कोशिश करें, पेमेंट आप किसी दिन भी कर रहे हैं, इस बात से कोई ध्यान नहीं रखना है। चाहे वो आप अगले साल लिख रहे हैं, उससे अगले साल आप पेमेंट कर रहे हैं, इस बात को आपने ध्यान नहीं रखना है, बल्कि आपने ध्यान रखना है कि जिस साल के खर्चे हैं आपने उसी साल आपने उनकी रिकॉर्डिंग कर देनी है। यहां पर जो बात कह रहा है वो ये कह रहा है कि हमने सेटलमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देना है कि उनकी सेटलमेंट कब हो रही है, मतलब उनको पैसे कब दिए जा रहे हैं, कब नहीं दिए जा रहे, कब पैसे लिए जा रहे हैं, इस बात का ध्यान नहीं रखना है, बल्कि हमने ट्रांजैक्शंस को ध्यान रखना है कि ट्रांजैक्शन किस साल हो रही है। जिस साल ट्रांजैक्शन हो रही है उस साल हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे। और इसी बेस को या इसी कॉन्सेप्ट को हमने नाम दिया है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जाएगा कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किस कॉन्सेप्ट के आधार पर किया जाता है, किस कॉन्सेप्ट की वजह से हमने जो है अकाउंटिंग का ये बेस मान लिया, तो उसका आंसर होगा एक्रूअल जो कॉन्सेप्ट है, इसके बेस पर हमने एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट किया है। सो गाइज, आज हमने 3 अपने कॉन्सेप्ट करे हैं। अगली वीडियो में हम इसी से आगे अपने और भी बाकी जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पूरा करेंगे। कल फिर से नई वीडियो के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।